नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर हम लोग सुनेंगे जगदीश चंद्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास धरती धन्ना अपना का 7वां भाग। अभी तक हमने 6 भागों में उपन्यास के प्रमुख तथ्यों को देखा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण दलित उपन्यास है। दलित जीवन की व्यथा कथा कहने वाला यह मार्मिक उपन्यास जगदीश चंद्र जी की प्रसिद्धि का आधार भी रहा है। इस उपन्यास का दूसरा भाग भी उन्होंने लिखा है नरक कुंड में वास के नाम से। इसके आगे के भागों में हमने देखा है कि चमादड़ी का एक लड़का काली नाम का, जो कि बचपन में ही गांव से कानपुर भाग जाता है। बाद में कुछ बड़े होने पर वह गांव वापस आता है और गांव आकर वह गांव में ही रहना चाहता है। वहाँ उसकी चाची रहती है और गांव के भी कुछ लोग रहते हैं। गांव में ही वह अपना पक्का मकान बनवा रहा है, जिसको कि गांव के ही लोग पसंद नहीं करते हैं। उस गांव में चौधरियों का बोलबाला है और वह किसी भी चमार की लड़की को बेइज्जत कर सकते हैं, किसी भी चमार को गाली दे सकते हैं और निम्न जाति के लोगों की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर वहाँ के लोगों ने बना रखी है। और वह स्वयं भी अनपढ़ और अशिक्षा, गरीबी के कारण उन लोगों का जीवन बहुत ही बुरी स्थिति में रहता है। काली शहर से होकर आया है तो गांव में काली का बहुत सम्मान है और वह पक्का मकान भी बनवा रहा है। इधर गांव की ही एक लड़की जो कि काली की ओर आकर्षित होती है, काली भी उस लड़की की ओर आकर्षित होता है, पर उसका भाई मंगू उसको बिल्कुल काली पसंद नहीं करता और काली से उसका झगड़ा भी होता है। और गांव की जो लड़कियां होती हैं उन पर गांव के जो चौधरी होते हैं उनके लड़कों की बहुत ही बुरी नज़र होती है। काली को यह सब पसंद नहीं आता और काली एक बार गांव के ही चौधरी से कबड्डी खेलते हुए चोट खा जाता है और फिर वह दवा लगाते हैं और उनको तिल्ली की तेल की मालिश करता है। पत्थर से सेकते हुए उसकी चाची उसकी चोट को ठीक करती है। उसके आगे के भाग को हम देखेंगे इस उपन्यास में और उस उपन्यास के अगले भाग में देखेंगे, जहाँ पर गांव की लड़कियों के बारे में चौधरी लोग बहुत ही गंदी गंदी बातें करते हैं और लड़कियों की और चमारों की कोई इज्जत नहीं होती है। काली चोट के कारण सारा दिन लेटा रहता है। ज्ञानों ने दिन में कई बार चक्कर लगाए। ज्ञानो काली की प्रेमिका होती है, वह काली को मन ही मन बहुत पसंद करती है, पर काली को मंगू जो कि ज्ञानो का भाई है उससे उसकी लड़ाई ही रहती है। जो मंगू चौधरियों का पिछलग्गू और उनके इशारों पर काम करने वाला होता है, पर काली को ये सब पसंद नहीं आता है। चमार शब्द के द्वारा संबोधित करना और गालियाँ देना काली का कलेजा छलनी कर देता है। ये सब बातें। शाम को उसका मित्र आता है तो वह बाहर टहलने के लिए जाता है। उसका मित्र जीतू जो कि उसी गांव का लड़का है, प्रतापी चाची का लड़का है। जीतू के आने पर वह जाता है और चाची के पूछने पर बता देता है कि पहलवान ने उससे थोड़ा सा चलने के लिए कहा था, नहीं तो चोट और भी जम जाएगी। जब अंधेरा छा गया तो वो गांव की ओर चले। चो पार करने के बाद उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। चो एक पहाड़ी नदी का स्वरूप होता है। जो छोटी नदी पहाड़ से निकलकर गांव की ओर बहती है, वहाँ उसको चो के नाम से जाना जाता है। चो के बंद पर दिलसुख, बलवंता और मंगू जा रहे थे। तीनों ने शराब पी रखी थी। लड़खड़ाते हुए एक दूसरे से टकराते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। जीतू उसके निकट पहुंचा तो दिलसुख चुनौती भरे आवाज़ में बोलता है, कौन है तू? चौधरी, मैं हूँ जीतू। सुन चमरा, तू आधी रात को यहाँ कैसे घूम रहा हो? किसी मासूम की टोह में तो नहीं आया? जीतू के उत्तर देने से पहले ही मंगू बोला, आजकल ये चमादड़ी का छोटा पंच है और काली बड़ा, तो निक्कू की छोकरी भी इसके बस में होगी। दिलसुख ने हंसते हुए कहा, चौधरी वह तो अपना यारानेदार है, इसके मुंह पर तो वह थूकती भी नहीं। मंगू ने अहम भाव से कहा, अरे मंगू, तेरा क्या मुकाबला है, तू तो चमादड़ी का रांझा है। पट्टे ने उसे पूरी तरह जवान भी नहीं होने दिया और पहले ही काठी डाल दी। मंगू, कौन है वह? एक और लड़की जो कि बलवंते ने मंगू से पूछा और उसका कंधा पकड़ते हुए पूछा, दिलसुख, जो लड़की चाचे मुंशी की हवेली में काम करती है वह एकदम पट्टी है, बिल्कुल जंगली मोरनी जैसी। रंग तो पक्का है लेकिन नए नक्श बहुत अच्छे हैं। जब वह टोकरी उठाकर चलती है तो उसके कच्चे खरबूजे जैसी छातियाँ किटोरे में पड़े पानी की तरह हिलोरे खाती है। एक बार हाथ में आ जाए
तो उसकी जवानी सरसों के फूल की तरह खिल उठेगी। अरे मंगू, कौन है वह? किसकी छोकरी है? दिलसुख ने बेचैनी से पूछा। मंगू ने कोई उत्तर नहीं दिया और तो वह उसके कंधे को झिझकोड़ते हुए पूछता है, बोलता क्यों नहीं है साले? तू तो ऐसे चुप है जैसे वह तेरी सगी बहन हो। बहन ही लगती है चौधरी, मंगू ने झेपते हुए कहा। बलवंता खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसे ढकेलता हुआ बोला, साले तेरी शकल तो बिल्कुल नजर पट्टू जैसी है। उनकी बातें सुन काली का दिमाग उफनने लगा। उसका जी चाहा कि बलवंते और दिलसुख को मार मार कर उनका मुंह तोड़ दे, पर वह आगे बढ़ गया कि जब उसका भाई ही नहीं सुन रहा है तो उसको क्या करना। फिर भी काली से रहा ना गया और उसने बोल ही दिया। तो उसने पूछा, कौन है तू? काली ने लाठी पटकते हुए कहा, मैं हूँ। अरे काली, तू अभी जिंदा है? मैंने सुना था तो कि हरदेव ने तेरी हड्डियों का सुरमा बना दिया है। चमरा, क्या गुड़ देकर जान ली है जो एक ही पकड़ में हड्डियां तोड़वा ली? बलवंती ने हंसते हुए कहा। तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है तो तुम भी दो दो हाथ कर लो। काली ने लाठी फेंकी और बाहों पर हाथ फेरने लगा। अरे वाह रे सुर में, क्या दूसरी टांग भी तुड़वानी है? बलवंती ने काली की ओर बढ़ते हुए कहा। बस बस, कहते हुए जीतू ने बलवंती को पकड़ने की कोशिश की। बलवंती ने उसे धक्का दे दिया और कहा, तुम्हें कल कुश्ती में देख लेंगे। चौधरी, कुंवारी लड़कियों के बारे में इस तरह की बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? काली ने क्रुद्ध होकर कहा। तुझे शर्म आती है तो तू चला जा, जिसकी बहन है वह तो चुप है। तेरे पेट में खामा खामा रोड उड़ रहे हैं। फिर वह मंगू की ओर मुड़ता हुआ बोला, इसकी भी तो प्रीतों की छोकरी के साथ यारी है कि नहीं? इसकी तो उसकी दीवार भी साझी है। अपना मासूक ऐसा नहीं है, हर ऐरे गेरे के काबू में आ जाए इसकी ओर तो वह आंख भी नहीं उठाती। मंगू ने प्रफुल्लित होकर कहा। जाओ मंगू, इतना झूठ मत बोलो। वह तो राम गाय है, उसे चारा दिखाओ और कोई भी दूह लो। यह सुन काली एक बार फिर रुक गया कि वह उत्तर दे। फिर वह सोचता हुआ आगे बढ़ा कि जब अपने मोहल्ले के लोग ही ऐसी बातें करते हैं तो वह क्या करे। और वह घर पहुंचा तो चाची उसका इंतजार कर रही थी और जैसे ही खट्ट की आवाज़ सुनी तो बोली, आ गया तू? काली उसके सामने उठकर दूसरी खाट पर बैठने लगा तो ज्ञानो उठ गई। ज्ञानो पुत्र, तुम उठ गई। ज्ञानो बैठी हुई चाची से बातें कर रही थी। फिर वह काली से बोली, बेचारी दिन डूबने के बाद 10 चक्कर लगा चुकी है। यह लड़की न होती तो मैं तो मर ही जाती। काली ने ज्ञानो की ओर देखा तो उसे बलवंते और दिलसुखे की बातें याद आ गई। वह दूसरी खाट पर लेटता हुआ बोला, चाची अंधेरे में क्यों रख कर रखा है? काका तो यहाँ नहीं होता तो मेरे लिए दिन में भी अंधेरा ही रहता है। चाची दिया जलाने के लिए उठी तो काली ने ज्ञानो के कान में फुसफुसाकर कहा, तू घर चली जा, मंगू आ रहा है, उसने शराब पी रखी है। ज्ञानो ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, क्या बहुत ज़्यादा चोट लगी? नहीं, काली ने कहा कुछ सख्त लहजे में। बोला, चली जाओ ना, वरना मंगू तुम्हें मारेगा। ज्ञानो को काली के लहजे से शक हो गया कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। वह अपनी जगह पर जमी रही तो काली ने उसे बाजू पकड़कर दरवाजे की ओर धकेलते हुए कहा, चली जा, मंगू को पता चल गया तो तेरी हड्डी तोड़ डालेगा। नहीं जाऊंगी, मार पड़ेगी तो पड़े, कह ज्ञानो मुस्कुरा दी। काली को अंधेरे में भी उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत नजर आए। चाची ने दिया जलाया तो उसके मैले प्रकाश में काली को ज्ञानो बहुत सुंदर लगी। ज्ञानो को गली में आकर ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच बहुत देर हो गई। वह दबे पांव घर पहुंची तो जसो दिए की मध्यम रोशनी में बैठे ऊँघ रही थी। अपनी माँ को इस प्रकार लेटे देख ज्ञानो का मन दया से भर गया। उसने प्यारे लहजे में आवाज़ दी, अरे आ गई तू सिरमुन्निए? जस्सू ने आँख खोलते हुए कहा, कहाँ मर गई थी? जस्सू ने अपनी माँ की बात अनसुनी कर उसकी ओर ध्यान पलटने के लिए कुछ उत्तेजित स्वर में कहा, माँ, काली को बहुत चोट लगी है। वह दीनू कुम्हार के बूढ़े गधे की तरह लिंगड़ा कर चल रहा है। चौधरियों से लड़ाई करेगा तो मार नहीं खाएगा। माँ, अपनी बात सुन ज्ञानो को विश्वास हो गया कि काली को सचमुच चोट लगी है। गांव में पहरा शुरू हो गया। नत्था सिंह, जग भाई, बख्तावर सिंह, जग भाई, साहिजी, होशियार, ये आवाज़ें रात को निस्तब्धता को कुछ क्षणों के लिए भंग कर देती और फिर चली जाती। ज्ञानो सोच रही थी कि काली को ज़्यादा चोट आई है, तभी तो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। और वह सोच रही थी कि थोड़ी और रात हो जाए।
केवल रात में साँ और माँ के खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। ज्ञानों ने करवट बदलकर माँ की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रही थी। खर्राटों की आवाज़ जैसे उसे धमकियाँ दे रही थी। ज्ञानों ने सोचा, क्यों न जाकर काली को देख लूँ जाकर। वह चारपाई पर पड़ी करवटें बदलती रही, फिर उठ खड़ी हुई। माँ पर झुककर एक बार उसने इस बात का इत्मीनान किया कि वह गहरी नींद में है। वह धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ी उतरकर नीचे आ गई। उसने दरवाजे की साकल उतारी और आहिस्ता से एक पट खोला और चुर्र की आवाज़ ऐसे आई जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। गली में भी उसकी माँ की तरह गहरी नींद में सभी थे। वह गली में आ गई। दरवाज़ा बंद करने के लिए साकल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वापस खींच लिया। चौकीदार की आवाज़ें दूर चली गई। लोग अपने आंगनों में सोए हुए थे। वह अपने आप को समेटती हुई दबे पांव गली में आ गई और काली के घर के निकट उसके मन में ख्याल आया कि अगर चाची की आँख खुल गई तो क्या होगा। जब वह काली के घर के सामने पहुंची तो वह सब भूल गई और लपक कर अंदर घुस गई। एक और खाट पर कच्छा पहने काली सोया हुआ था। उसके थोड़ी ही दूर पर चाची गठरी बनी हुई लेटी थी। उसके पोपले मुंह से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। काली ने सिरहाने बैठा वह काली के सिरहाने बैठी और कंधे पर हाथ फेर कर देखने लगी कि चोट कहाँ लगी। काली हड़बड़ा कर उठ बैठा तो ज्ञानों ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और धीमे से स्वर में बोली, मैं हूँ। काली ने चाची की खाट की ओर देखा और इत्मीनान करके कि वह सोई है, उसने ज्ञानों का हाथ पकड़ा और ईंटों के चक्क के पीछे ले गया। ज्ञानों ने सरगोशी से पूछा, क्या बहुत चोट लगी है? नहीं। खाओ मेरी सौगंध। अरे तेरी सौगंध। ज्ञानों ने इत्मीनान से धीरे से सांस छोड़ी और अपनी तसल्ली के लिए काली के बाजू, रानों और छाती पर हाथ फेरने लगी। काली के शरीर में सनसनाहट दौड़ने लगी। उसने ज्ञानों को अपनी बाहों में ले लिया। चोट कहाँ लगी है? गले में। अरे प्लेग निकले मुए हरदेव को, ज्ञानों ने उसकी छाती के साथ सटते हुए कहा। काली को बलवंते और दिल सुखे की सब बातें फिर याद हो गई। कच्चे खरबूजे जैसी छातियाँ। काली की सांस उखड़ने लगी और सारे शरीर में तनाव बढ़ गया। उसने ज्ञानों को भींच लिया और उसकी पीठ को अपनी छाती से लगा दिया और उसके स्तनों पर जाकर कटोरियाँ बनाने लगा। ज्ञानों कुछ क्षण के लिए काली की गिरफ्त को तोड़ने का प्रयत्न करती है, फिर वह ढील दे देती है। कुछ क्षणों के लिए वे ऐसे ही खड़े रहे। काली भी सब खौफ खतरों को भूल गया। उसके हाथ नीचे रेंगने लगे। ज्ञानों ने एक बार भी उसको रोकने का प्रयास तो किया पर असफल, और वह काली के सांचे में ढलती गई। जब काली ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो ज्ञानों को महसूस हुआ कि वह गिर जाएगी। उसने बहुत कठिनाई से अपने आप को संभाला और शर्म महसूस करने लगी। वह काली के आंगन से निकल आई और घर जाकर अंदर से दरवाजे की साकल चढ़ा दी। उसने अपनी सलवार उतार दी और पानी से अच्छी से धो के निचोड़कर सीढ़ी के डंडे पर लटका दिया और कमर के इर्द गिर्द दुपट्टा लपेटकर छत पर चली गई और अपनी खाट पर ऐसे गिर पड़ी जैसे उसके अंदर एकदम ताकत ना हो, और मुंह पे कपड़ा ठूस कर रोने लगी। संता ने बोरी में बंद औजार जमीन पर उड़ेल दिए और छाटते हुए बोला, आज काम करेंगे, मैं तैयार हूँ। काली हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और गारे की तागरी दीवार की ओर लगे फट्टे पर रख बड़ी फुर्ती से ईंटें पकड़वाने लगा। मिस्त्री संता सिंह के हाथ बहुत तेज चल रहे थे। हाथों में हर ईंट को उछल कर ध्यान से देखता और उसके नीचे गिराकर वह दीवार पर गारा जमा देता। हर ईंट के बारे में अपनी राय देता, यह ज़्यादा पक गई है, यह कच्ची है। धूप में तेजी के कारण मिस्त्री संता सिंह के हाथ सुस्त पड़ने लगे। नंद सिंह के घर से पानी ले आओ, वह तो तेरा सिख भाई है। जब उसको प्यास लगी तो उसने कहा, आहिस्ता से बोल, मेरा उसका क्या रिश्ता, वह रामदसिया सिख है। संता सिंह ने नंदा सिंह को गाली देते हुए बोला, लेकिन सिखों का गुरु का तो सिख है। सिख बन जाने का मतलब यह तो नहीं कि वह चमार नहीं रहा। जब सूरज सिर पर आ गया और लू चलने लगी तो संता सिंह फट्टे से नीचे उतर आया और बाल्टी में हाथ धोकर दीवार की ओर देखता हुआ बोला, आज धूप बहुत तेज है, मैं दिन ढले ही आऊँगा। ठीक है, मुझे भी स्कूल के मुंशी के पास जाना है। मंगू की बहन से भी बुलावा आया है या नहीं? संता सिंह ने शरारत की नज़रों से काली की ओर देखा। वह खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, पुत्तरा तू किस्मत का धनी है, मौज कर रहा है, हमें भी याद है कर लिया कर कभी कभी। संता के जाने के बाद काली ने सामान समेटा और बाल्टी उठा नहाने के लिए कुएं की ओर गया। वह वापस आया तो चाची ने उसके हाथ पर मकई की रोटियां रख दी। वह उन्हें घूरता हुआ बोला, मकई की रोटी पकाई है क्या? गेहूं का आटा खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ। रोज़ गेहूं की रोटी खाएंगे तो गुजारा कैसे होगा? हमारे घर में तो गेहूं की रोटी सौगात समझी जाती है। मोहल्ले में जाकर देख लो, लोग बाग
आम, मकई और बाजरा ही खाते हैं, चाची ने काली को समझाया। रोटी खाने के बाद काली ने गारे पर पानी छिड़का और कोठरी में खाट पर लेटा हुआ बोला, आज बहुत गर्मी है। हाँ काका, आषाढ़ बीत रहा है ना, चाची ने रोटी खाते पोपले मुंह से कहा और रोटी चबा रही थी। काली खाट पर बराबर करवटें बदल रहा था। उसने कहा, जा तकिए में चला जा, वहाँ हवा चल रही होगी। मुझे बड़े मुंशी ने बुलाया, स्कूल जाना है। उसने क्यों बुलाया? चाची ने नवाले को हाथ में ही रोकते हुए कहा, पता नहीं, कल नंद सिंह का लड़का कह रहा था। कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही? सरकारी हाकिम बुलाए तो डर लगता है। कोई चिट्ठी आई होगी, शहर में मेरे कुछ पैसे रह गए थे, शायद वह आए हो। यह सुन चाची की चिंता दूर हो गई। वह काली को समझाते हुए बोली, किसी के सामने पैसे मत लेना, गांठ बांधकर सीधे घर आना। काली हंसता हुआ करवटें बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। शाम को वह मुंशी से मिलने के लिए स्कूल गया और मुंशी को बंदगी कर उसने सिर उठाया तो प्रश्नात्मक दृष्टि से उसकी ओर वह देखने लगी। मुंशी जी, मेरा नाम कालीदास है, कल आपने नंद सिंह के लड़के से। अच्छा, अभी काली बात पूरी भी नहीं कर पाया, मुंशी ने सिर हिलाते कहा, अच्छा अच्छा, याद आ गया, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर पर तुम्हारा नाम पढ़कर मैं पसों पेश में पड़ गया था, हैरान था कि इस गांव में इस नाम का कभी खत नहीं आया। आज मनी ऑर्डर कहाँ से आ गया? फिर मैंने पूछा बच्चों से तो पता चला। मुंशी अपने सामने पड़े पत्रों पर झुकता हुआ काली से कहने लगा, मैं डाक बांट दूँ, इतनी देर में तुम 2 गवाह ले आओ। यह सुन काली चौंक गया। उसने डरते डरते पूछा, मुंशी जी, गवाह किस लिए? यह तस्कीद करने के लिए कि तुम्हें रकम मिल गई है। गवाह पढ़ना और दस्तखत करना जानते हो ना? हाँ, उनका बालिग भी होना जरूरी है। काली इस सोच में पड़ गया कि गवाही देने के लिए किससे कहे। डॉक्टर बिशनदास की दुकान पर आ गया। डॉक्टर दीवार के सहारे लेटा कोई किताब पढ़ रहा था और काली ने बंदगी की। और पूछा, क्या पढ़ रहे हैं? यह सोवियत यूनियन से नई किताब आई है। डॉक्टर सीधा होकर बैठ गया। किताब को उलट पलट कर देखते हुए उसने कहा, इस समाज में अलग अलग तबकों की खासियतें बताई गई हैं। डॉक्टर की बात लंबी होने लगी तो काली ने उसे टोकते हुए कहा, डॉक्टर, मैं आपके पास एक काम से आया हूँ। क्या? मेरा मनी ऑर्डर आया है, आपकी गवाही चाहिए। आपको मेरे साथ डाक खाने चलना है। कानपुर से मिल वालों ने मेरी मजदूरी का हिसाब करके भेजा है। डॉक्टर ने लड़की को बुलाकर दुकान पर बिठाया और काली के साथ चला और गली में आया तो उसने काली ने कहा, डॉक्टर जी, एक गवाह और चाहिए। कोई बात नहीं, दुकानों से होकर चलते हैं, हकीमों का ओमा मिल गया तो उसे ले लेंगे, अगर वह न मिला तो किसी और को पकड़ेंगे। ओमे के को साथ ले जब वे डाक खाने पहुंची तो मुंशी बच्चों में डाक बांट चुका था। डॉक्टर और ओमे से इधर उधर की बातें करने के बाद उसने फिर वही संदूकची का ताला खोला और नसीहतें दोहराई जो काली को दे चुका था। फिर उस पर लिखा पता पढ़ काली की ओर बढ़ाता हुआ बोला, अंगूठा लगाओगे या दस्तखत? दस्तखत करूँगा, मैंने इसी स्कूल से 4 जमातें पढ़ी हैं। काली ने मनी ऑर्डर पर रकम पढ़ी और मुंशी से कलम ले 2 जगह मुबग्गल 80 रुपये वसूल पाए। नीचे हस्ताक्षर कर मनी ऑर्डर मुंशी की ओर बढ़ा दिया। मुंशी ने मनी ऑर्डर लौटाते हुए कहा, नाम के साथ बकलम खुद भी लिखो। काली ने बकलम खुद भी लिख दिया। मुंशी ने बारी बारी डॉक्टर और ओम के हस्ताक्षर कराए और मनी ऑर्डर के नीचे का एक हिस्सा करके फाड़ा और काली के हाथ में थमा दिया। फिर उसने मनी ऑर्डर संदूकची में रखे चमड़े से एक छोटा सा थैला निकाला और उसमें से बहुत सावधानी से 10-10 के नोट निकाले और उन्हें 3-4 बार गिना। 10-10 के 7 नोट, एक 5 का नोट और 4 रुपए के नोट और एक चवन्नी काली के हाथ पे रख दी। काली ने मुंशी की ओर आश्चर्य से कहा, देखते हो मुंशी जी, मनी ऑर्डर तो 80 रुपये का है और आप मुझे 89 रुपये ही दे रहे हैं। 12 आने महसूल भी तो लगेगा। कह मुंशी उसकी ओर घूर कर देखते हैं। महसूल तो मनी ऑर्डर भेजने वाला पहले ही दे देता है। मुंशी ने के काली के हाथ से चवन्नी उठा ली और 1 रुपये का नोट उसकी ओर फेंकते हो बोला, बहस तो ऐसे करता है जैसे वकालत पढ़ा हो। मुंशी जी, आप 12 आने रख ले, लेकिन कायदा यही कहता है। मैं भिखारी नहीं हूँ जो तेरे से भीख लूँगा। अगर भीख ही मांगना है तो किसी चौधरी या महाजन से मांगूंगा, चमार के हाथ नहीं फैलाऊंगा। मुंशी जी का क्रोध ठंडा करने के लिए डॉक्टर बिशनदास ने कहा, चलो छोड़ो मुंशी जी। काली ने जेब में पैसे डाले और डॉक्टर और ओमे से पहले बाहर आया। ओमे के होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट थी। जब स्कूल के बाहर आए तो ओमा खिलखिलाकर हंस पड़ा और डॉक्टर को आगे ढकेलता हुआ बोला, आज काली ने मुंशी को अच्छी खातिर की है।
काली चुप रहा, लेकिन डॉक्टर बिशनदास बहुत गंभीरता से बोले, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता। डॉक्टर की हर एक बात पर उमा सिर हिलाता रहा, लेकिन काली अपने ही विचारों में खोया था। जब काली चमादड़ी की ओर बढ़ने लगा तो डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ दुकान पर चलते हैं, तुम्हें घर जाने की क्या जल्दी है। डॉक्टर जी, आज फिर से मकान बनाना शुरू किया है। मिस्त्री संता सिंह मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, सुबह शाम जब भी टाइम मिले तो आया करो मेरे पास, तुमसे बात करके मज़ा आता है। जरूर आऊँगा, कह काली आगे बढ़ा। वह घर पहुंचा तो मिस्त्री संता सिंह वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था। काली को देखते ही बोला, क्या मुंशी तेरे मुंह को छुआरा लगा रहा था जो तूने इतनी देर लगाई? मनी आर्डर आया था, उसके लिए 2 गवाह चाहिए थे। डॉक्टर बिशनदास और ओमे की गवाही लेने के लिए गया था। मिस्त्री संता सिंह आंखें तरेर कर बोला, वह भी कोई आदमी है? नायन के स्यापे की तरह उसकी बातें खत्म नहीं होती। ऐसा झलूला आदमी मैंने नहीं देखा। नाक साफ करने बैठता है तो आधी दिहाड़ी सूं सड़ाप में ही लगा देता है। चाची कोठरी में सो रही थी। काली की आवाज़ सुन वह बाहर निकल आई और चिंतित स्वर में पूछी, पुत्रा, क्या कहा मुंशी ने? चाची, मनी आर्डर आया था। चाची का मन प्रफुल्लित हो गया। काली को अपनी नज़र से बचाने के लिए उसने दांतों से जबान को काटा और अटेरन को औटने बैठ गई। मिस्त्री जी, 10-15 है, 10 छोड़ 15 लो। काली चला गया कोठरी में और संता सिंह काली सूरज छिपने के बाद भी काम करते रहे और मिस्त्री ने उससे ज़्यादा पैसे लेने की बात कही। नोट को हाथ में पकड़े मिस्त्री चिंतित स्वर में बोला, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। सुना है गांव वाले नया तरखान लाना चाहते हैं। तू शहर में से आया है, वहाँ रोज़ रोज़ तरखान को काम मिल ही जाता होगा। हाँ, मेहनत करने वाले आदमी शहर में बेकार नहीं रहते। मिस्त्री 10 का नोट जेब में रखते हुए बोला, अच्छा, कभी फुर्सत में बैठकर सोचेंगे। संता के जाने के बाद काली चाची के पास आ बैठा और मुंह लटका कर बोला, चाची, गांव में हमें हर आदमी पशु की तरह मूढ़ समझता है। पुत्रा, तू ऐसी बातें ना सोचा कर। जिस रब ने पैदा किया है वह वहीं रहेगा, उसको कोई नहीं बदलेगा। चाची उसे समझाती बोली, काका, तेरे बाप दादा भी इसी गांव में रहे हैं, वह तो कभी ऐसी बातें नहीं सोचते थे। जाओ हाथ धो और रोटी खाओ। काली नहा धोकर खाट पर बैठता बोला, ला चाची, रोटी दे दे। चाची उठी तो उसका दुपट्टा धस से नीचे खिसक गया। काली ने शर्म के मारे मुंह दूसरी ओर फेर लिया और खींच कर कहा, चाची, तो जम्फर क्यों नहीं पहनती? काका, गर्मी से मेरा शरीर जल रहा है, इसीलिए उतार दी। अब रात हो गई है, सवेरे पहन लूँगी। काली रोटी खाने लगा तो चाची उसके पास आ बैठ गई। कुछ चिंतित स्वर में बोली, काका, ज्ञानो आज भी नहीं आई। यह सुन काली का रंग उड़ गया। वह जमीन को घूरता हुआ इस तरह रोटी चबाने लगा जैसे निकल रहा हो जहर। चाची कोठरी का सारा सामान ड्योढ़ी पर रखता देख चकित हो गई और बोली, काका, यह क्या कर रहा है? कोठरी का सामान क्यों निकाल रहा है? चाची, सोच रहा हूँ लगे हाथ कोठरी भी कच्ची से पक्की कर दूँ। पुत्र, मेरी मान तो कोठरी को अभी इसी तरह रहने दे। ड्योढ़ी पक्की हो गई है, यही बहुत है। अब शादी की फिक्र कर। हाथ सेकते सेकते 100-150 हाथ रोकते रोकते भी 100-150 रुपये लग जाएंगे। हम कोई खतरी महाजन तो है नहीं जो सोना डालेंगे। चांदी के 2-4 गहने और शगुन के लिए सोने की बालियां या नाक का कोका बना लेंगे, बस। चाची कुछ क्षण रुक कर बोली, अब तू छोटा तो है नहीं, तेरी उम्र के लड़कों के 2-2 4-4 बच्चे हैं। दासू को देख ले, उसके 3 बच्चे हैं, चौथा तैयार है। दलीपा से तेरे से 1 साल छोटा है, उसके भी 3 बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हें हमेशा शादी की रहती, मौका आने दो, शादी भी कर लूँगा। काली ने खिन्न स्वर में उत्तर दिया। काली का कोरा उत्तर सुन चाची ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। चाची को उदास देख काली खिसियाना सा हो गया। चाची को मनाने के लिए वह उसके पास आ बैठा और घुटने पकड़कर स्नेह भरे स्वर में बोला, चाची, मैं सोच रहा हूँ कोठरी पक्की बनने के बजाय अभी सिर्फ पक्के स्तून बनवा दूँ। दीवारें कच्ची भी रहेंगी तो कोई हर्ज नहीं। इसके बाद मेरी शादी होगी तो लड़की वाले सोचेंगे कि उनकी लड़की अच्छे घर आई है। चाची, मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन 15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊँगा। गली में मेरी उम्र से ज़्यादा के लड़के नहीं हैं, तो 2-4 कंवारे बैठे हैं, मंगू और जीतू। तू उनकी बात छोड़। निहाली के पल्ले पैसे होते तो वह जीतू की शादी कई साल पहले कर देती। बाकी रहा मंगू, उसकी 2 कुड़माइयाँ छूट चुकी हैं। आंखों से देख, शराबी को कौन लड़की देगा?
अच्छा कोठरी बन जाए तो जिस दिन तेरा जी चाहे मेरी शादी कर देना। अब तू कोठरी में जाकर देख ले कोई चीज़ अंदर तो नहीं रह गई। काली की बातें खत्म हो गई। चाची सोच में डूबी बैठी। काली ने अपनी बात दोहराई तो ड्योढ़ी का द्वार अंदर से बंद कर लिया। दिया जलाया, हाथ में लिया और काली को अपने पीछे आने का संकेत दिया। उसने कोठरी के दोनों पट बंद कर लिए और कोने में बैठकर जमीन टटोलने लगी और एक जगह टटोलकर जोर लगाकर ईंट बाहर निकाली। चाची ने उसे पीछे हटाया और उस जगह को टटोला और हाथों से मिट्टी उखाड़ने लगी। और फिर जब नहीं उखाड़ पाई तो काली से कहा। काली ने जब मिट्टी उखाड़ दी तो काली और वही वही करता रहा जैसे चाची कहती रही। आधे घंटे की खुदाई के बाद जमीन से एक मटका निकला। उसका मुंह खोला तो उसके अंदर छोटा मटका था। चाची ने मटका काली के हाथ में दे दिया और अपना दुपट्टा जमीन पर बिछाकर मटका उसके ऊपर उड़ेल दिया। उनसे चांदी की पाजेब, 2 झुमके, चौक और फूल भी निकले। चाची ने गहने अलग रख दिए और काली से बोली, ये तेरी माँ के और मेरे गहने हैं। मैके और ससुराल को मिलाकर हमको यही मिला था। ये सब हमने तेरी शादी के लिए रखा था। चाची की बातें सुन और अपने सामने पड़ी चीज़ों को देख काली का मन पहले तो गुदगुदाया, फिर उदास हो गया। चाची के को गले लगाकर वह फूट फूट कर रोया। चाची उन सब चीज़ों को समेटते हुए बोली, तेरे बाप दादाओं की यही जायदाद है, अब इसको तू संभाल। मेरी सांस की डोरी पता नहीं कब टूट जाए। काली चाची को कोई उत्तर दिए बिना ही बाहर आ गया और बाहर आकर चाची ने सारी सामान काली को थमा दी। काली ने उसको सर माथे से लगाया और अपने ट्रंक में रख दिया। कुछ समय दोनों चुप रहे, फिर बातें की। काली बाहर चला गया तो चाची ने अपना अटेरन उठाया और सूत काटने लगी और चौगान चली गई। वहाँ जस्सो, प्रीतो, प्रसन्नो, बंतो, पाशो, निहाली, बेबो, हुक्मा और ज्ञानो बैरी के नीचे बैठी थी। चाची को देखते ही ज्ञानो उठ खड़ी हुई और अपनी माँ से बोली, माँ मैं भैंस को चारा डालने जा रही हूँ। चाची ने उसे जाते देखा तो प्रसन्नी से पूछा, कौन गई है उठकर? ज्ञानो, अच्छा आग लग जाए इन नज़रों को, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। चाची ने कहा। पीछे मुड़कर बोला, अरे आओ ज्ञानो बैठो। चाची भैंस को चारा डाला और ज्ञानो चुपचाप चली गई। चाची तेरा सूत तो बड़ा बारीक है। प्रसन्नी ने सूत के एक तार को छूकर कहा। काट लिया सूत, अब तो तकलीफ ही नहीं नजर आती। चाची ने आंखों से पानी पोंछते हुए कहा। चाची ड्योढ़ी तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ पुत्रा, काली की जिद थी तो उसी की मर्जी। पुत्रा मेरी कौन सुनता है, मैं तो कहकर कर हार गई कि वह ब्याह नहीं करता है। वो कहता है पक्की ड्योढ़ी बन जाए तब शादी करूँगा। कोई रिश्ता हो तो तुम ही लोग बताओ। रिश्ते तो 50 मिलेंगे, लेकिन काली को पता नहीं पसंद आया या नहीं। उसे तो अपनी हैसियत का घर चाहिए। प्रसन्नी की बातें सुन प्रीतो तुना कर बोली, मुरब्बों के मालिक घर तो मिलने से रहे, क्योंकि हजारों लाखों में शायद एक आध चमार ही ऐसा होगा जिसके पास ज़मीन हो। हाँ, मेहनत मजदूरी करने वाले के घर मिल जाएंगे। मुरब्बों का मालिक घर कौन देखता है? किसी मंगते फकीर की लड़की भी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब रब की मर्जी है। चाची एक लड़की है, मेरी मौसी की भतीजी, लेकिन रंग उसका पक्का है, बंतु ने कहा। काली कौन सा अंग्रेज है? प्रीतो बोली। यह सुन चाची भड़क उठी। प्रीतो तू सदा लागबाजी ही करती है। काली चमार का बेटा है तो काला ही होगा। गोरे तो तेरे ही घर में पैदा हुए हैं। चाची का उत्तर सुन सब हंस पड़ी। प्रसन्नी और बंतो तो हंसी के मारे लेट पेट हो रही थी। प्रीतो भी गुस्से में आ गई। भाभी तू सदा दूसरे के सिर की चादर खींचती है। जो अपने आप को दादी सत्यवती समझती है तो मैं उन्हें भी जानती हूँ। प्रीत तो बात आगे बढ़ाने लगी तो बेबे हुक्मा ने उसे टोक दिया। बेबे मैं तो ठट्ठे कह रहा था। भाभी बात को दूसरी ओर ले गई। रब राजी खुशी रखे, काली लाखों में एक है। जीतू की कुड़माई की बात तो पक्की है। क्यों ताई? बंतु ने जीतू की माँ निहाली की ओर देखा। हाँ बेबा, पक्की ही समझो। जब उसके मुंह को छुआरा लग जाएगा तो समझूंगी ये बात पक्की है। मोहल्ले में शादी के लायक कई लड़के और लड़कियां। प्रीतो ने गिनती करते हुए कहा। काली, जीतू, मंगू, बग्गा, नत्थू और लड़कियों में ज्ञानो, चमेली, वेदो, नसीबो। तू अपने लच्छो और अमरू का नाम क्यों नहीं लेती? जस्सू ने अपने बेटे और बेटी का नाम सुनकर कहा। मैं वे अभी छोटे हैं। अमरू का तो भाभी ने अभी पर साल ही दूध छुड़वाया है। प्रसन्नी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। बेबे हुक्मा रब को याद करते बोली, अब लड़के और लड़कियों को आधे बूढ़े करके ही शादी का रिवाज है।
प्रसन्नी की बात सुन प्रीतो खिसिया गई और कुछ क्षण बाद प्रसन्नी के फूले पेट को देखती ही चहकर बोली, इस साल तो मोहल्ले में फुहारा पड़ने वाला है। चाची, तू अपने आप को क्यों बोल रही है? पेट तो तेरा भी शहद के छत्ते की तरह बढ़ा हुआ है। बेबे हुक्मा ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्यों हिड़ लगा रखी है? ना बेबा, उन दिनों में तो हर घर में सास का पहरा होता था। अब तो घर में सास की गिनती ही नहीं होती है। उन दिनों 6-7 महीने अपने मर्द से बात करने का मौका नहीं मिलता था। आजकल तो उठते बैठते अपने मर्द के कान में फूंके मारती रहते हैं सब। प्रीतो की बात सुन सब हंसने लगे। बेबे हुक्मा गालियां देती हुई अपनी लाठी टटोलने लगी तो ताई निहाले ने प्रीतो को डांट दिया। अब सभी हंसी रही थी कि काली आ गया। चाची से ड्योढ़ी की चाबी मांगी। काली, बधाई हो, तेरी ड्योढ़ी तो हवेली की ड्योढ़ी दिखती है। काली ने उत्तर में मुस्कुरा दिया। काली के जाने के बाद चाची को उठते देख प्रीतो बोली, भाभी, क्या अंदर सोने की ईंट दबाई है जो दिन में भी ताला लगा कर रखती हो? काली अभी ऊँग रहा था कि जीतू दंदनाता हुआ ड्योढ़ी में घुसा और उसे झंझोड़ते हुए तेजी स्वर में बोला, बाबूजी तो सो रहा है और गांव की दुनिया पलट रही है। काली हड़बड़ाकर उठा और क्रोध और आश्चर्य से जीतू की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? भोला बादशाह बनता है? पादरी को तेरे साथ बात करते हुए मैंने देखा है, तो इससे क्या होता है? जीतू ने छोटी सी बात पर उसके साथ फंसकर बैठते हुए काली के कान में कहा, पादरी मुझे शहर भेज रहा है, बड़े पादरी का नाम देकर। 20 रुपए खाने पीने का सामान लाने के लिए दिए हैं, 1 रुपया मुझे मजदूरी का दिया है। जीतू आश्चर्य भरे स्वर में बोला, कुछ समझ में नहीं आता। कल इतवार है ना, सुना है गिरजे में बहुत रौनक होती है, बड़ा पादरी आएगा, बाहर से लोग आएंगे। तुम्हें किसने बताया? काली आंखें मलते हुए बोला, पदरायन से पादरी कह रहा था। जीतू ने अपने पाँव उठाकर दिखाया और कहा, पादरी ने मुझे बूटों का यह जोड़ा भी दिया है, देखने में बहुत अच्छा है लेकिन पाँव को खाता है। काले ने पाँव में पड़े बूट को देख मुस्कुरा दिया। जीतू उसे बाँह से पकड़ उठाता हुआ बोला, चल महाशय की दुकान पर चलते हैं, वह पक्का पता चलेगा वहाँ पर। जब वे दोनों दुकान पर पहुंचे तो महाशय और पंडित संतराम दोनों बहुत उदास बैठे थे। डॉक्टर बिशनदास अपनी नाक कुरेदता बाईं टांग हिलाता हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। काली और जीतू बंदगी करके एक और बैठ गए। जीतू ने जब देखा कि वे तीनों इस तरह बैठे चुप हैं तो शर्त लगा रखी है, जैसे शर्त लगा रखी है, तो बोला, महाराज मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ मंगवाना है तो बताओ। तू क्या लेने जा रहा है? पादरी भेज रहा है कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। यह सुन पंडित संत तुकाराम भटक उठे और क्रुद्ध स्वर में, मैं ठीक ही कह रहा हूँ, नंद सिंह को पादरी किस्तान बना रहा है। सर्वनाश हो उसका। बड़ी मुश्किल से क्रिस्तानियों का बीज नाश किया था गांव में, अब पादरी फिर से नया पौधा लगा रहा है। महाशय ने हुक्मे को न अपने मुंह में ले लिया और गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ गुड़गुड़ाता हुआ बोला, संतराम, शायद तेरी बात ठीक है। महाशय सोच में पड़ गया। पंडित संतराम सटपटाता हुआ फिर बोला, कभी किसी दूसरे धर्म वाले को अपने धर्म को बदलते हुए सुना है? पंडित जी, अगर आपकी बात मान ली जाए तो कोई फर्क पड़ नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म बदलने से नंद सिंह का क्लास कैरेक्टर नहीं बदलेगा। अफीम गाली हो या भूरी, उससे क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर बिशनदास ने दार्शनिक भाव से कहा, तो भी बन जा क्रिस्तान। पंडित संतराम ने उसे झिड़कते हुए बोला, संतराम गाय के चमड़े के जूते बनाता है और बात है, और गाय का मांस खाना और दूसरी बात है, जूते बनाना तो उसका धंधा है। असल बात यह है कि पादरी ने नंद सिंह को लालच दिया है, उसके बड़े लड़के को शहर में नौकरी कराएगा। डॉक्टर हुक्के का कस लेता हुआ बोला, मैं कह रहा था कि आदमी लालच में आकर ही ऐसे काम करता है। जरूरतमंद की ज़रूरतें जब पूरी नहीं होंगी तो उन्हें पूरा करने के लिए वह 100 तरह के पापड़ बेलेगा। पंडित जी, गरीब की हाजत बहुत बड़ी होती, भूखा जब भी सवाल करेगा तो 2 रोटियों की ही करेगा। बिशनदास, तू अनहोनी बातें करता है। भगवान ने सब जीव जंतुओं को उनके कर्मों के अनुसार जन्म दिया है। पंडित संतराम की बातें महाशय जोर से हंसते हैं उनकी बात सुनकर, और महाशय की हंसी को अपनी विजय जानकर वह प्रफुल्लित होता है। बिशनदास चमादड़ी वे सबसे सुखी नंद सिंह है। जीतू और काले तेरे सामने बैठे हैं, ये क्रिस्तान क्यों नहीं बनते? निक्कू के घर में 8-8 पहर फाका होता है, वह क्रिस्तान क्यों नहीं बनता? नंद सिंह पहले सिख बना, लेकिन ऊंची जात के किसी सिख ने उसे मुंह नहीं लगाया, वह क्रिस्तान बनकर भी चमार ही रह जाएगा। राम राम, मैं नंद सिंह के घर जाऊंगा? क्यों मेरा जन्म भ्रष्ट करने की सलाह दे रहे हो? जो करेगा सो भरेगा। पंडित संतराम ने कानों को छूते हुए कहा। पंडित संतराम की बात सुन काली को क्रोध आया। वह एकदम उठ खड़ा हुआ। उसे महसूस हुआ कि नंद सिंह ईसाई बनकर कोई बुरा काम नहीं कर रहा है।
काली ने ड्योढ़ी में कदम ही रखा था कि चाची उसके पास आकर बोली, काका सुना तूने? क्या? नंद सिंह और उसका टब्बर ईसाई बन रहा है। अभी प्रीतो आई थी तो वही बता रही थी। बन रहा होगा, उसकी मर्जी। काली ने उत्साह दिखाते हुए बिना दिखाए हुए उत्तर दिया। इतवार को गांव में हलचल थी। कोई ऐसा मर्द शायद ही हो जिसने पादरी के घर और गिरजे के सामने से चक्कर न लगाया हो। जो जो दिन चढ़ रहा था हलचल बढ़ रही थी। पादरी के घर बन रहे पकवानों की सुगंध फैल रही थी और उसके घर में ऐसी रौनक थी कि जैसे विवाह हो रहा हो। जब जीतू बाहर निकला तो गली में मंडरा रहे लोगों ने उसे घेर लिया। नंद सिंह बन गए सही, ठाकरी बन गए साईं, अब कैसे लगते हैं? जीतू कोई उत्तर दिए बिना ही भीड़ को चीरता हुआ सर ने नाई को बुलाने के लिए उसके घर की ओर उड़ गया। सर ने पहले तो आने से इनकार किया, लेकिन जीतू ने बताया कि पादरी पूरा 1 रुपया देगा, तो वह लालच में आ गया। जीतू ने उसके कान में कुछ कहा तो सरना भड़क गया और उस तरह उठाकर पीछे पीछे गालियां देते हुए भागा। जीतू छलांगे भरते हुआ उसकी पहुंच से बाहर हो गया। उसके मोटी मोटी गालियां देता हुआ उसने बाहर आया और बोला, तेरी गर्दन इसे उस तरह से काट दूंगा। जीतू बच्चों की भीड़ को चीरता हुआ बाजार आया तो सबको ताज़ा खबरें सुनना पादरी के घर पहुंचा। जब उसने बताया कि सर ने नाई ने आने से इनकार कर दिया तो पादरी दुविधा में पड़ गया, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि गांव के लोग नंद सिंह के ईसाई बनने पर नाराज हैं। जीतू के जाने के बाद सरना सोच में पड़ गया। जब उसे पैसों का ख्याल आता तो जी चाहता कि चला जाए, और जब उसने सोचा कि वह चमारों के बाल काटता है और हजामत बनाता है तो नंद सिंह के बाल काटने में क्या हर्ज है। और उसने थैली उठाई और गांव की नज़रें बचाते हुआ पादरी के घर जा पहुंचा। सरने को देख पादरी को जितनी प्रसन्नता हुई उतनी शायद नंद सिंह के ईसाई बनने के लिए राजी होने पर भी नहीं हुए। सर ने नाई ने पादरी के घर को चारों ओर देखा, फिर पूछा, क्या काम है पादरी जी? नंद सिंह और उसके टब्बर यीशु मसीह की शरण में आए हैं, उनके और उनके लड़कों के बाल काटने हैं। पादरी ने नंद सिंह को आवाज़ दी और वह बाल काटने लगा। नंद सिंह ने पगड़ी उतार दी और बाल खोल दिए, सरने के सामने बैठ गया। पादरी जी ने बोदा रखने के लिए जुए रह जाएंगी, मेरे मानो तो एक बार उस तरह कर दो, सरने ने हंसते हुए कहा। फिर उसने एक बार हाथ समेट कर कैंची काटी। हजामत के बाद नंद सिंह मौलवी दिखाई देने लगा। सरने ने मशीन से उसकी दाढ़ी काट दी और छोटे छोटे बालों पर पानी लगाकर उन्हें उंगलियों से मसलने लगा। जब वह नंद सिंह की दाढ़ी पर उस्तरा चलाने लगा तो वह बिलख उठा। गालों और ठोड़ी पर कई जगह मांस कट गया। तो नंद सिंह झुलझुलाता हुआ बोला, सरने, क्या तू हजामत करना भूल गया है? जगह जगह पक्ष लगा रहा। हजामत के बाद नंद सिंह की अजीब सी शक्ल निकल आई। उसकी पत्नी और बेटियां उसे हैरानी और दिलचस्पी से देख रहे थे। हजामत के बाद बड़ा पादरी आंगन में आया और पानी की एक बाल्टी मेज पर रख उसके पास खड़ा अंजील से कुछ पढ़ता, और कुछ पादरी और 2-3 आदमी भी अंजील से पढ़ रहे थे। और वे पादरी के दरवाजे पर सब जमा देख रहे थे, हंस रहे थे। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पादरी उन्हें पुचकारता हुआ बोला, इधर आओ, तुम्हें मिठाइयाँ मिलेंगी। पादरी के साथ खड़ा लंबा चोगा पहने बड़ा पादरी मुस्कुरा रहा था। बड़े पादरी ने 2 बच्चों को जो भागते आपस में टकरा गए आगे बढ़कर उठाया, उनको प्यार किया, झाड़े कपड़े उनके और मीठी मीठी गोलियां दी। यह देख बाकी बच्चे भी लौट आए। बड़े पादरी ने सब बच्चों को 2 कतारों में खड़ा कर उनमें गोलियां बांटी। दिन ढले 3 बजे गिरजाघर का घंटा बजा। बच्चे पादरी के मकान से हटकर गिरजाघर के सामने आ गए और अंदर झांकने लगे। कुछ समय बाद पादरी के घर के दरवाजे खुले। पहले बड़ा पादरी, फिर पीछे छोटा पादरी आया। समूह में गाना हुआ और लोग गिरजाघर के सामने खड़े हो गए। काली, बंतू और संतू के पास डॉक्टर भी था। उनसे थोड़ा हटकर निक्कू खड़ा खांस रहा था। सामने हरि सिंह की छत पर बैठी थी। जब गीत गाता हुआ जुलूस गिरजाघर के सामने पहुंचा तो सब लोग गेड़ियां उठा उठा कर नंद सिंह और उसके परिवार को देख रहे थे। नंद सिंह को ध्यान से देख बंतू बोला, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस सिख से बोना हो गया है। तू क्या समझता है, ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा? नंद सिंह को ईसाई बनने का क्या फ़ायदा हुआ होगा? संतू ने पूछा। फिर तख्त मिल जाएगा, यह दुनिया पर राज करेगा। डॉक्टर कटाक्ष करता हुआ बोला, दुकान पर बैठकर जूते सिएगा। पहले वाहे गुरु करता था, अब यीशु यीशु कहेगा। भाषण खत्म हो गया। सब लोग खड़े हो गए और पादरी गीत गाने लगा। पादरी के आमीन पढ़ने के बाद सब लोग गिरजाघर से बाहर आ गए और
रुखसती का दौर शुरू हो गया। नंद सिंह और उसकी पत्नी गली में खड़े लोगों को यूं घृणा भरी नजरों से देख रहे थे जैसे वे नीच हो। दोनों लड़के कुछ हैरान थे और कुछ खुश। अपने नए कपड़ों और बूटों को बड़े चाव से निहार रहे थे और गली में खड़े बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। गांव में शाम तक केवल इतना ही याद रहा कि नंद सिंह रामदासीय सिख से ईसाई बन गया है। चाची और काली ड्योढ़ी की छत पर लेप लगा रहे थे। धूप तेज थी, लेप कई स्थानों से फट गया था और दरारें पड़ गई थी। चाची, अभी 2 लेप और होंगे तो छत पक्की बनेगी। हाँ पुत्रा, नए बर्तन पर 2 कलाई मारने के बाद ही चमक आती है। काली ने छत का गारा लाकर उसमें पानी मिला दिया। चाची कुछ समय तक लेप करते हुए उसको देखती रही, फिर वह नीचे आकर बैठ गई। बाबा फत्ते नींव की चौड़ाई देखकर बोला, पक्की दीवार के लिए इतनी चौड़ी नींव की क्या ज़रूरत है? बाबा जी, सिर्फ स्तून पक्के हैं, दीवारें तो कच्ची ही रहेंगी। अच्छा, मैं इसलिए आया था कि मुझे थोड़ी सी चाय की पत्ती चाहिए। मोहल्ले में किसी के पास अव्वल तो होगी ही नहीं, अगर होगी तो भी कोई देगा नहीं। बाबू फत्ते ने कहा, मेरे पास होनी चाहिए तो अभी देखता हूँ। काली ड्योढ़ी पर आ गया। उसने कई बर्तन उठाकर देखे, कई पुड़िया खोली, लेकिन चाय की पत्ती किसी में नहीं थी। मैं चाची से पूछता हूँ। कई बार वह ऐसी चीज़ें संभाल कर रख देती। वह ऊपर पहुंचा तो चाची गारे में बेहोश पड़ी थी। उसे इस हालत में देख काले की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसने भयभीत स्वर में चाची को बुलाया, हिलाया डुलाया। वह बिल्कुल बेसुध थी। उसने चाची को हाथों में उठाया और नीचे लाकर खाट पर लिटा दिया। घबराई हुई आवाज़ में बाबे फत्ते से बोला, पता नहीं चाची को क्या हो गया है। घबराओ नहीं, गर्मी से चक्कर आ गया, मुंह में पानी डालो और छींटे मारो, बाबे फत्ते ने कहा। फिर वह बाहर जाने के लिए मुड़ता हुआ बोला, मेरी तेरी ताई को भेजता हूँ। काली ने चाची के मुंह में खोलकर पानी डाला और चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन चाची के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उसने चाची के माथे पर हाथ लगाकर देखा, उसका पेट छुआ, उसका शरीर ठंडा महसूस होने लगा और काली की आंखों में आंसू आ गए। वह घबराया हुआ जीतू के घर की ओर दौड़ा। ताई निहाली को देख उसके मुंह से चीख निकल गई, ताई, पता नहीं चाची को क्या हो गया। ताई निहाली भी उसके पीछे पीछे आ गई। काली घर पहुंचा तो बेबे हुक्मा चाची का नाम ले लेकर उसे पुकार रही थी और प्रीत और प्रसन्नी भी आ गई। ताई निहाली ने काली से कहा, घर में देसी घी है तो निकाल, घी से हाथ पांव सुतने से होश आ जाएगा। काली ने सारा सामान उलट पलट कर घी की कुंजी मिट्टी छोटा सा बर्तन तलाश की। वे मिलकर चाची के हाथ पर सूतने लगी। काली कुछ समय तक खड़ा रहा। उसने देखा कि चाची के शरीर में जीवन के कोई चिन्ह व्यक्त नहीं हो रहे तो वो बहुत घबरा गए। हकीम लभू राम को बुला लाऊं, उसने बेचैनी से कहा। वह क्या करेगा? घास फूस की गठरी बांध देगा। बुलाना है तो डॉक्टर बिशन दास को बुलाओ, वह टूटी लगाकर अंदर तक की सारी बीमारी देख लेता है, प्रीतो ने सुझाव दिया। काली डॉक्टर बिशन दास की ओर भागा। काली को देखते हुए प्रश्नचित बोला, आओ काली। फिर उसे घबराया हुआ देखकर उसने पूछा, क्या है, सब ठीक है ना? डॉक्टर जी, चाची बेहोश हो गए हैं, उनका शरीर ठंडा हो रहा है, आप देख लेते। डॉक्टर धीरे धीरे उठा, अपनी धोती कसकर बांधी, कील पर लटक रही कमीज को उसने झाड़ा और दवाइयों की अलमारी के पास खड़ा होकर शीशियां देखने लगा। काली बेचैनी से कभी एक पाँव उठाता कभी दूसरा। डॉक्टर ने अंत में 1-2 शीशियाँ उठाई और जेब में डालकर चलने को तैयार होगा। डॉक्टर, टूटी भी ले लो, काली ने स्टेथोस्कोप की ओर संकेत कर कर कहा। यह भी उठाता हूँ। डॉक्टर बिशनदास ने चलते चलते 5-7 मिनट और लगा दिए और दुकान की अंदरूनी दीवार में खिड़की खोलकर कहा, शारदा, मैं बीमार देखने जा रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखना। और वह काली के साथ आ गया। डॉक्टर के मुकाबले में काली बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था। उसे डॉक्टर को अपने साथ में मिलाने के लिए बार बार रुकना पड़ता। जमादड़ी के अंदर आकर डॉक्टर ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ तो नाली के सड़े हुए पानी से भी बहुत बदबू आती है। मोहल्ले के लोग सारे गाँव की गंदगी साफ करते हैं, लेकिन अपनी गली में कचरा रखते हैं। डॉक्टर कीचड़ भरी गली में संभल संभल कर कदम उठा रहे थे और उसकी चलने की रफ्तार बहुत धीमी थी। नंद सिंह के घर के सामने आकर वह रुक गया। उसका दरवाज़ा बंद देखकर बोला, नंद सिंह, ईसाई क्या बन गया? दुनिया में अपने बराबर किसी को नहीं समझता। पादरी ने उसे चांदी की जंजीर दी है। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर की सुस्त रफ्तार मन ही मन वह खींच रहा था। दरवाजे के सामने बच्चों का जमघट देख और स्त्रियों का शोरगुल सुनकर काली का दिल बैठ गया। उसने बच्चों को पीछे हटाया और अंदर जाकर चाची के ऊपर झुककर देखा। प्रीतो और प्रसन्नी उनके तलुओं
को जोर जोर से रगड़ रही थी। चाची को कुछ कुछ होश आ गया। वह बहुत कमज़ोर आवाज़ में हाय हाय कर रही थी। काली ने सबको पीछे हटा दिया और दरवाजे की ओर देखता हुआ बोला, डॉक्टर जी आ जाओ। डॉक्टर ने ड्योढ़ी के अंदर आकर चारों नज़र दौड़ाई। नई पक्की दीवारें, नई छत, पीतल के बर्तन और लोहे का ट्रंक देख वह सोचने लगा कि काले भी छोटा मोटा बाबूजी बन गया। वह स्त्रियों और बच्चों को डांटता हुआ बोला, कैसा जमघट लगा रखा है, पीछे हटो, हवा अंदर आने दो। ऐसे जमघट से तो अच्छा खासा आदमी बेहोश हो जाए। काली ने बच्चों को वहाँ से हटा दिया। औरतें एक और खड़ी हो गई। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से उसका चाची का मुंह, चाची की छाती, जगह जगह देख रहा था। उसने चाची की पीठ का मुआयना किया। डॉक्टर ने गोलियों की शीशी देकर कहा, एक गोली पानी के साथ अभी दे दो, दूसरा पूरी तरह होश में आने पर देना, शोर बिल्कुल न हो, हवा खुली हो। डॉक्टर जी पैसे मैं शाम को दूंगा, कह काली चाची की ओर देखता हुआ बोला, खाने पीने के लिए क्या देना है? सुबह से कुछ खाया है नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी नहीं खाया। सवेरे शायद एक आध रोटी खाई हो। कोठे पर लेप कर रही थी। बाबू फत्तू चाय की पत्ती मांगने आया तो मैंने छत पर देखा तो वह बेसुध पड़ी थी। दूध, चाय या साबूदाना दे देना, बाकी यह ख्याल रखना कि ज़्यादा हरकत न करे, हल्का हल्का पंखा करो। कुछ क्षण पश्चात काली हाथ में गिलास लिए गली में आ गया ताकि कहीं से दूध का इंतजाम कर सके। वह बाहर कुएं के पास रुककर सोचने लगा, किसके घर मांगने जाऊं? उसके जहन में छज्जू शाह महाशय और चौधरी मंगू के नाम उभरे, लेकिन उसे उनमें से किसी के पास जाने का साहस नहीं था। वह सटपटा कर सोचने लगा, शहर में कम से कम पैसे से हर चीज़ मिल तो जाती थी। चौधरी मुंशी का दरवाज़ा खुला देखा तो डरते डरते अंदर कदम रखा। दूसरे ही क्षण एक स्त्री ने कहा, कौन है? मैं काली। चौधरी मुंशी की पत्नी आंगन से उठकर ड्योढ़ी में आ गई। उसने काली की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, कौन काली? फिर उसे पहचानने का यत्न करते हुए बोली, अरे तू प्रतापी का भतीजा तो नहीं? जी हाँ। प्रतापी को ताप चढ़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा उसे सिर्फ चाय या दूध देना है। आपके पास आया हूँ, थोड़ा सा दूध मिल जाता। काली ने अपनी बात पूरी किए बिना ही गिलास आगे बढ़ा दिया। एक तो भैंस सूखी है और दूसरा दूध कम देती है, वह क्या करे, गर्मी से कुएं सूख रहे हैं। काली का जी चाहा कि चौधरानी से कह दे कि वह दूध के पैसे ले ले, लेकिन वह इतना साहस न कर सका। वह कोई उत्तर दिए बिना बाहर आ गया और गिलास को बहुत सावधानी से थामे बहुत तेज कदमों से घर की ओर बढ़ा। चाची बेसुध पड़ी थी। मक्खियाँ उनके होठों और कानों पर भिनभिना रही थी। काली जल्दी से चूल्हा जलाया और ऊपर पानी रख चाय की पत्ती और चीनी ढूंढने लगा। पानी उबल उबल कर सूख गया, लेकिन उनको दोनों में से एक चीज़ भी नहीं मिली। उसने पतीले में और पानी डाला और स्वयं चाय की पत्ती और चीनी लेने छज्जू साहब की दुकान की ओर दौड़ा। चाय और चीनी लेकर वह फिर भी रुका तो छज्जू साहब ने उसका हौसला देते हुए कहा, कालीदास इतना मत घबराओ, बुखार है, उतर जाएगा। साहब जी, अब की बात तो ठीक है, इस शरीर के साथ सुख दुख बने हैं, लेकिन मैं आज से दूध का बंदोबस्त कहीं करा दो। सवेरे चौधरी मुंशी के घर से लाया हूँ। चौधरानी ने थोड़ा सा दूध दिया है और 50 बातें भी सुना दी। बात तो उसकी ठीक है कालिदास, सदा बरत तो कोई लगा नहीं सकता, कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन बात यह पक्की है कि आदमी उसके हाथ पर ही चीज़ रखेगा जिससे उससे कोई लाभ हो। बाकी पाव आध पाव दूध खरीदने का सवाल कर छज्जू सा सोच में डूब गया। गली में जाते हुए एक आदमी को आवाज़ देकर बोला, हरि सिंह, चौधरी तू बड़ा बेलिहाज होता जा रहा है। हरि सिंह उसकी दुकान की ओर मुड़ता हुआ बोला, साहब जी, बात बेलिहाज की नहीं है, हवेली जा रहा था, बैल और भैंस को पट्ठा दत्था डालना है। चौधरी, नया बैल खरीदा कि नहीं? नया बैल कहाँ से खरीदूंगा? 6 भैंसियाँ और 10 रुपया। साह, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। चौधरी, इसे जानते हो? छज्जू शाह ने काली की ओर संकेत करते हुए, क्यों नहीं जानता, यह काली है। हरि सिंह ने उत्तर दिया, इसकी चाची बीमार है, इसे दूध की जरूरत है। छज्जू शाह की बात सुन हरि सिंह भड़क गया। शाह, तेरी अकल तो ठिकाने है, गरीब हूँ तो क्या चौधरी तो हूँ, जमार के हाथ दूध नहीं बेचूंगा। क्रोध में हरि सिंह पेड़ नीचे उतर आया और छज्जू शाह हाथ मलता हुआ बोला, कालिदास, देखा तूने, घर में खाने को दाने नहीं, एक बैल से हल जोतता है, लेकिन अकड़ रांगड़ों जैसी है। काली सौदा लेकर घर आया। उसकी परेशानी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हरि सिंह के शब्द गिरजाघर के घड़ियाल की तरह उसके कान में गूंज रहे थे। चाची जिस ओर झुका होता उधर की गर्दन भी उसकी लुढ़क जाती। यत्न करके उसको 2 घूंट उसने चाय पिलाई। चाची ने आंखें खोलने की कोशिश की, उसके होंठ भीले, लेकिन जबान से कोई शब्द नहीं निकला।
ताई निहाली ने काली को प्यार से डांटते हुए कहा। उसे उठाकर खुद रोटियां पकाने लगी। काली कुछ क्षण तक आंगन में खामोश खड़ा रहा। फिर ताई निहाली से बोला, ताई तुम यहीं रुकना, मैं डॉक्टर से दवा ले आऊँ। काली ड्योढ़ी के अंदर चाची के पास गया। चाची की आंखों से पानी बह बह कर चारपाई पर गिर रहा था। वह पूरी तरह होश में थी। वह बहुत कमजोर आवाज में बोली, पुत्रा तू आप रोटी बना रहा है। काली डॉक्टर की दुकान पर पहुंचा तो हकीमों का ओमा पहले ही बैठा था। डॉक्टर उसे समझा रहा था कि रूस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया है। कोई हरज नहीं, डॉक्टर ने काली को देखे ही बिना कहा। फिर ओमे के संबोधित करते हुए बोला, वो रूस की और जर्मनी की लड़ाई की बातें करता रहा। काली ने डॉक्टर की बात में टोकते हुए कहा, डॉक्टर जी दवा दो, बुखार से बेहोशी हो रही है। सवेरे से चाय के गिनकर सिर्फ 2 ही घूंट पिए हैं। कोई हरज नहीं, डॉक्टर ने फिर कहा। काली ने बात लंबी होती देखी तो हाथ मसलते हुए कहा, डॉक्टर अच्छा डॉक्टर जी, मैं पादरी जी से मिला हूँ, मुझे कुछ काम है। पादरी का नाम सुन डॉक्टर चौंक कर उसकी ओर देखने लगा और जल्दी से वापस आने की ताकीद देकर ओमे से बात करने लगा। पादरी घर पर ही था। काली से वह बहुत तपाक से मिला। उसने काली को अपनी बराबर की कुर्सी पर बिठाया। पादरी, चाची को ताप चढ़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा उसे सिर्फ दूध, चाय या साबूदाना देना है। आज सवेरे चौधरी मुंशी के घर से किटोरा भर दूध लाया। चौधरानी ने दूध तो दिया लेकिन बहुत एहसान जताकर। पादरी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कालीदास घबराओ नहीं, यीशु मसीह तुम्हारी सब मुश्किलें दूर करेंगे, तुम्हारी सब ज़रूरतें पूरी होंगी। हमारा ईसाई धर्म तो यही कहता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हर ईसाई के घर में मौजूद रहता है। पादरी अंदर जाकर एक पूड़ा उठा लाया और काली के सामने खोलता हुआ बोला, ये लो, ये विलायती दूध है, सूखा दूध। इसको थोड़े से गर्म पानी में मिलाकर इसे इतना रगड़ो कि पानी और दूध एक जान हो जाए और इससे पानी में मिला दो, दूध तैयार है। मेरे पास भैंस है लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर यही दूध इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है पादरी जी, शहर में भी ऐसा दूध मिलता है, एक गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी जैसा दूध का डिब्बा भी होता है। काली डॉक्टर की दुकान पर पहुंचा तो अभी रूसी छापामारों की ही बात चल रही थी। डॉक्टर ने आग्रह किया तो उमा बोला, अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये दस्ते लकड़ी के हैं या लोहे के? ओमे की बात सुन डॉक्टर को क्रोध आया। वह उसके मुंह में हाथ देता हुआ, तेरा हाल तो उस जाट जैसा है जिसने सारी रात रामायण सुनने के बाद पूछा कि सीता राम की माँ थी या बहन। डॉक्टर की बात सुन काली हंस दिया। अच्छा डॉक्टर, वह कटकटाता हुआ छत की ओर देख रहा था। जब काली ने दवाई का जिक्र किया तो वह अपने आसन से उठा और एक कागज में 4 गोलियां दी। काली की ओर बढ़ाता बोला, दूध या चाय के साथ गर्म पानी करके देना, अभी जाकर दे दो, शाम को और सवेरे आकर हाल बताना। काली घर पहुंचा तो ताई निहाली जा चुकी थी। जब रोटियां बनाकर रख दी थी, एक कुत्ता उन्हें उठा आंगन के कोने की दीवार की छांव में बैठा चबा रहा था। काली ने उसे दत्ताकर वह रोटियां छोड़ चूं चूं करता हुआ भागा। उसने रोटियां उठाई और उन्हें झाड़ कर साफ किया। उसने सोचा इन्हें फेंक दे, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि उसका मन बदल गया। उसने चारों ओर ध्यान से देखा, रोटियों की ड्योढ़ी में छिपा दिया और चाची को दवाई देकर वह उन रोटियों को उसी तरह जल्दी जल्दी चबाने लगा जैसे पहले कुत्ता चबा रहा था। काली अभी रोटी खा ही रहा था कि मिस्त्री संता आ गया। काली रोटी छोड़ इस तरह खड़ा हो गया जैसे उसे देख कुत्ते ने रोटी छोड़ दी थी। संता चाची की ओर संकेत करता बोला, क्या बीमार हो गई? हाँ, छत पर लेट करती करती बेहोश हो गई, सारा शरीर ठंडा हो गया, ताप चढ़ाया। काल, अच्छा मैं हिसाब करने आया था, मैंने कुल 16 दिहाड़ियाँ लगाई थी। 1.25 रुपये की दिहाड़ी के हिसाब से 20 रुपये बनते हैं। मिस्त्री, एक दिन की तो आधी ही दिहाड़ी थी। काली ने अपने ट्रंक से पैसे निकाल संता के हाथ पर रख दिए। पैसों को ध्यान से गिन वह उन्हें जेब में रख लेता है। उस कुत्ते की औलाद काले साहब का क्या हाल है? साहब ने अपने केस तस्दीक करा दिए। संता सिंह ने सारी बात लहला कर सुनाई। काली खामोश रहा। कुछ क्षणों के पश्चात मिस्त्री से बोला, मिस्त्री जी चाची बीमार है, मेरा ध्यान किसी दूसरी ओर जाता ही नहीं। नींव तो मैंने खोद दी है, आप 2 दिहाड़ी लगाकर पक्के स्तून बना दो। 1 2 दिन 5 6 1 2 3 5 और 6 स्तून बनाने होंगे। नहीं 2 नहीं 3 दिन में बन जाएंगे। मैं दीवारों की मिट्टी बनाकर छत डाल दूंगा। जब हाथ में पैसे आएंगे तो उन्हें भी पक्के करा लूँगा। जैसी तेरी मर्जी। फिर मैं कल आऊँ? हाँ, गारा तैयार रखना। किसकी बात कर रहे हो? काली ने उसकी ओर आश्चर्य से देखकर पूछा। वही जो तुम्हें मक्खन वाली लस्सी पिलाने आया करती थी।
संता सिंह ने ताकीद की और गली में आ गया, लेकिन अगले ही क्षण वह वापस आकर काली को कोठड़ी के एक कोने में ले जाकर बोला, तेरे मासूक पर जवानी तो खाद और कुएं के पानी पर पली हुई मकई की तरह फूटी है। किसकी बात कर रहे हो? वही जो तुझे मक्खन वाली लस्सी पिलाने आया करती थी। ऐसा लगता है उससे खाद खुराक दोनों मिलने लगे हैं, और तेरे पास तो तेरे दोनों की कमी नहीं है। मिस्त्री ने काली के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। काली का चेहरा लाल हो गया, वह क्रुद्ध हो गया। काली, ये सब कहने की बातें हैं। जो आदमी रोज़ पाव भर अन्न खाता है वह हर जवान लड़की को अपनी बहन नहीं समझता। बीबा, जवानी चीज ही ऐसी है, इसके सामने बड़े बड़े भक्तों के मन डोल जाते। कह संता ने आँख दबाई और हंसता हुआ बाहर निकल आया। तो इस तरह आपने सुना धरती धरना अपना उपन्यास के कुछ प्रमुख तथ्य, और इसके आगे का भाग हम अगली कड़ी में देखेंगे। और इसी तरह आप हमारे साथ सुनते रहिए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, और हम अगले भाग में उपन्यास के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करिए। फिर मिलेंगे आगे के भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।